नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा दौर भी था जब तुर्की के एक सुल्तान का भविष्य भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा सवाल बन गया था। आज हम उसी खिलाफत आंदोलन की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। सोचिए, ये सवाल ही तो इस पूरे आंदोलन की जड़ है कि भाई एक दूर देश के शासक की किस्मत ने यहां भारत में स्वतंत्रता संग्राम की आग को और कैसे भड़का दिया। चलिए इसी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 से। पहला विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और पूरी दुनिया ना एक नए आकार में ढल रही थी। और बस इसी उथल-पुथल के बीच इस आंदोलन के बीज बोए जा रहे थे। इस पूरी कहानी के केंद्र में था एक पद जो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि उनकी आस्था, उनके विश्वास का प्रतीक था। और वो पद था खलीफा। और फिर आती है एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसने रातों रात मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका नाम था सेवरस की संधि, जिसने ओटोमन साम्राज्य के भविष्य पर एक तरह से मोहर लगा दी। इस नाइंसाफी के खिलाफ भारत में आवाज उठाने वाले दो भाई सबसे आगे थे। इतिहास जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जानता है, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। और आखिर में वो दूरदर्शी नेता जिन्होंने इस धार्मिक आंदोलन में भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को एक करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर देखा, और वो थे महात्मा गांधी। इन सभी किरदारों ने मिलकर एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खलीफा का पद संकट में आया ही क्यों? इस आंदोलन की जड़ों को समझने के लिए ना हमें पहले विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को देखना होगा। तो ये खलीफा थे कौन? देखिए, वो विशाल ओटोमन साम्राज्य के शासक तो थे ही, पर उससे भी कहीं बढ़कर भारत समेत पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। ये पद उनकी आस्था और सम्मान का केंद्र था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार ने सब कुछ बदल दिया। जो जीतने वाले देश थे, खासकर ब्रिटेन, उन्होंने साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसका सीधा असर पड़ा खलीफा पर। उनसे उनकी सारी राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति सब छीन ली गई। अब देखिए, ओटोमन साम्राज्य का विघटन तो हुआ तुर्की में, लेकिन उसकी गूंज हजारों मील दूर भारत में सुनाई दी, और यहीं से भारत में खिलाफत आंदोलन की आग भड़कनी शुरू होती। तुर्की के साथ जो सुलूक किया गया ना, उसे भारत के मुसलमानों ने सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं माना, बल्कि इसे ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा धोखा माना। उन्हें लगा कि उनके सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता का अपमान हुआ है, और बस इसी भावना ने पूरे भारत में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। देखिए, ये जो गुस्सा था ये हवा में नहीं था, इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थीं। सेवर्स की संधि की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि उन्होंने ओटोमन साम्राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया था। खलीफा की आध्यात्मिक सत्ता भी जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, भारतीय मुसलमानों को ये महसूस हो रहा था कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, खासकर तब जब उन्होंने खुद ही अरब में सुल्तान के खिलाफ विद्रोहों को हवा दी थी। अब इस उथल-पुथल और गुस्से के माहौल में महात्मा गांधी ने एक ऐसा मौका देखा जो शायद ही किसी और को देखा हो। उन्हें लगा कि ये पल भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। गांधी जी को लगा कि अगर कांग्रेस इस मुश्किल घड़ी में मुसलमानों का साथ देती है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को असल में जमीन पर उतारने का एक सुनहरा मौका होगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जो धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर दो सबसे बड़े समुदायों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ही मंच पर ला सकता था। और उनकी ये सोचना उनके इस कथन में साफ झलकती है कि कांग्रेस की हिंदू मुस्लिम एकता की दलील खोखली होगी अगर हिंदू तब मुसलमानों से अलग रहें जब उनके हित दांव पर लगे हों। मतलब उनके लिए एकता सिर्फ नारों में नहीं बल्कि एक दूसरे के संकट में साथ खड़े होने में थी। तो ये आंदोलन सिर्फ कागजों से निकलकर सड़कों पर कैसे आया? आइए जरा इसके घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। आंदोलन ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। अक्टूबर 1919 में पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर नवंबर 1919 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, जो अपने आप में एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अगस्त 1920 तक तो ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया, और दिसंबर 1920 आते आते कांग्रेस ने भी अपने नागपुर अधिवेशन में इसे पूरी तरह से अपना लिया। 1 अगस्त 1920, जिस दिन आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हुआ, वो दिन एक अजीब संयोग लेकर आया। ये एकजुटता का दिन तो था, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय शोक का भी दिन बन गया।
क्योंकि उसी सुबह हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक का निधन हो गया, जिसने इस दिन को और भी यादगार और गंभीर बना दिया। तो फिर इस पूरे आंदोलन का सार क्या है, और अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कौन सी बातें याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है? चलिए मुख्य तथ्यों को संक्षेप में समझते हैं। अच्छा, तो इस आंदोलन को कई बड़े चेहरों ने नेतृत्व दिया। सबसे पहले अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। फिर आते हैं महात्मा गांधी, जो न सिर्फ अध्यक्ष बने बल्कि इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर इससे एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। हमें हसरत मोहानी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का नारा दिया था, और हकीम अजमल खान जैसे नेता जिन्होंने विरोध में अपनी हाजिक उल मुल्क की उपाधि तक लौटा दी थी। तो परीक्षा के लिहाज से इन खास बातों को जरूर याद रखिएगा। आंदोलन की जड़ें थीं पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के पतन में। भारत में इसका नेतृत्व किया अली ब्रदर्स ने। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा। इसने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत शक्तिशाली, हालांकि कुछ समय के लिए ही सही, दौर दिखाया। और आखिर में 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से अपना लिया था। ये विश्लेषण आप तक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से लाया गया है, जहां हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन आस्था और आज़ादी की लड़ाई से बना एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो एकता इतनी मजबूत दिख रही थी, आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने आगे चलकर इसकी परीक्षा ली? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारतीय इतिहास के अगले अध्याय की ओर ले जाता है। ऐसे ही और ऐतिहासिक विश्लेषणों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।